आप सुन रहे हैं गुनाहों का देवता। आज आप इसका सुनेंगे भाग 29। अगर आपने इसका पिछला भाग नहीं सुना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ गया है, आप वहां जाकर सुन सकते हैं। चंदर मुस्काया और मन ही मन में कहा, है बिसरिया बहुत चालाक, लेकिन खैर मैं हार नहीं मान सकता, और बहुत गंभीर होकर बैठ गया। तो यह संग्रह इस लड़के के नाम पर नहीं है? बिल्कुल नहीं। और बिनते के लिए आपके मन में कहीं कोई आकर्षण नहीं? बिल्कुल नहीं। छी, आप मुझे क्या समझते हैं? बिसरिया बोला। छी, मैं भी कैसा आदमी हूँ, माफ करना बिसरिया, मैंने व्यर्थ में शक किया। बिसरिया यह नहीं जानता था कि यह दाव इतना सफल होगा। वह खुशी से फूल उठा। सहसा चंदर ने एक गहरी सांस ली। क्या बात है चंदर बाबू? बिसरिया ने पूछा। कुछ नहीं बिसरिया, आज तक मुझे तुम्हारी प्रतिभा पर, तुम्हारी भावना और तुम्हारी कला पर विश्वास था, आज से उठ गया। क्यों? क्यों क्या? अगर बिनती जैसी लड़की के साथ रहकर भी तुम उसके आंतरिक सौंदर्य से अपनी कला को अवसिंचित न कर सके, तो तुम्हारे मन में कलात्मकता है, यह मैं विश्वास नहीं कर पाता। तुम जानते हो मैं पुराने विचारों का संकीर्ण बड़ा बुजुर्ग हूँ नहीं, मैं भी भावनाओं को समझता हूँ। मैं सौंदर्य पूजा या प्यार को पाप नहीं समझता। बिसरिया के मन में कितनी उथल पुथल मची हुई थी। चंदर का मन इतना विशाल है, यह उसे कभी नहीं मालूम था। यहाँ तो कुछ छिपाने की जरूरत ही नहीं, और जब चंदर इतना स्पष्ट बातें कर रहा है तो बिसरिया क्यों छिपाए? कपूर, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। मैं कह नहीं सकता कि बिनती जी मेरे लिए क्या है। शेक्सपियर की मिरांडा, प्रसाद की देवसेना, दाते की बियत्रिन, कोर्ट्स की फैनी और सूर की राधा से बढ़कर माधुरी अगर मुझे कहीं मिला है तो बिनती में। इतना डूब गया मैं बिनती में कि एक कविता भी नहीं लिख पाया। मेरा संग्रह छपने जा रहा था तो मैंने सोचा कि उसका नाम क्यों न बिनती रख। चंदर ने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। दरवाजे के पास छिपी खड़ी हुई बिनती खिलखिलाकर हंस पड़ी। चंदर बोला, नाम तो बिनती बहुत अच्छा सोचा तुमने, लेकिन सिर्फ एक बात है, मेरे जैसे विचार के लोग सभी नहीं होते। अगर घर के और लोगों को यह मालूम हो गया, मसलन डॉक्टर साहब को, तो वह न जाने क्या कर डालेंगे। इन लोगों को कविता और उसकी प्रेरणा का महत्व ही नहीं मालूम। उस हालत में अगर तुम्हारी बहुत बेइज्जती हुई तो न हम कुछ बोल पाएंगे और न बिनती। डॉक्टर साहब पुलिस को सौंप दें, यह अच्छा नहीं लगता। मेरी राय है कि बिनती ही नाम रखो, बड़ा नया नाम है। लेकिन यह समझ लो डॉक्टर साहब बहुत सख्त हैं इस मामले में। बिसरिया को समझ में नहीं आता था कि वह क्या करे। थोड़ी देर तक सिर खुजलाता रहा, फिर बोला, क्या राय है कपूर तुम्हारी? अगर मैं कोई दूसरा नाम रख दूं तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा होगा और सुरक्षित होगा। अभी अगर तुम बदनाम हो गए तो आगे तुम्हारे उन्नत के सभी मार्ग बंद हो जाएंगे। आदमी प्रेम करे मगर जरा सोच समझकर, मैं तो इस पक्ष में हूँ। भावना को कोई नहीं समझता, इस दुनिया में कोई नहीं समझता। हम कलाकारों की कितनी मुसीबत है। एक गहरी सांस लेकर बिसरिया बोला, लेकिन खैर, अच्छा तो कपूर क्या राय है तुम्हारी, मैं क्या नाम रखूं इसका? चंदर गंभीरता से सिर झुकाए थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, तुम्हारी कविताओं में बहुत रस है। कैसा रहे अगर तुम इसका नाम गडेरिया रखो? क्या? बिसरिया ने ताज्जुब से बोला। हाँ, गडेरिया, मेरा मतलब है गन्ने की गडेरिया। दरवाजे के पीछे बिनती से न रहा गया और खिलखिलाकर हंस पड़ी और सामने आ गई। चंदर भी अट्टहास कर पड़ा। बिसरिया क्षण भर आंख फाड़े दोनों की ओर देखता रहा। उसके बाद जो ही मजाक समझा, उसका चेहरा लाल हो गया। हैट उठाकर बोला, अच्छा, आप लोग मजाक बना रहे थे मेरा? कोई बात नहीं, मैं देखूंगा। मिस्टर कपूर, आप अपने को क्या समझते हैं? वह चल दिया। अरे सुनो बिसरिया, चंदर ने पुकारा। वह हंसी रोक नहीं पा रहा था। बिसरिया मुड़कर बोला, कल से मैं पढ़ाने नहीं आ सकता, मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। उसने बिनती से कहा। तो मुंह फेर कर पढ़ा दीजिएगा, चंदर बोला। बिनती फिर हंस पड़ी। बिसरिया ने मुड़कर बड़े गुस्से से देखा और पैर पटकते हुए चला गया। अगस्त की शाम थी, पानी रिमझिमा रहा था और डॉक्टर शुक्ला के सोने बंगले के बरामदे में कुर्सी डाले, लान पर छोटे छोटे गड्ढे में पंख धोते और कुलेले करती हुई गौरैयों की तरफ अपलक देखता हुआ चंदर जाने किन ख्यालों में डूबा हुआ था।
डॉक्टर साहब सुधा को लिवाने के लिए शाहजहांपुर गए थे। बिनती भी जिद करके इनके साथ गई थी। वहां से ये लोग दिल्ली घूमने के लिए चले गए थे, लेकिन आज 15 दिन हो गए उन लोगों का कोई खत भी नहीं आया था। डॉक्टर साहब ने ब्यूरो को महज एक अर्जी भेज दी थी। चंदर को डॉक्टर साहब के आने के पहले ही कॉलेज में जगह मिल गई थी और उसने कॉलेज लेने शुरू कर दिए थे। वह अब इसी बंगले में आ गया था। सुबह तो क्लास के पाठ की तैयारी करने और नोट्स बनाने में बीत जाती थी। दोपहर कॉलेज में कट जाती थी, लेकिन शाम में बड़ी उदास गुजरती थी। और फिर 15 दिन से सुधा का कोई खत भी नहीं आया था। वह उदास बैठा सोच रहा था, लेकिन यह उदासी थी, दुख नहीं था। और वह भी उदासी एक देवता की उदासी, जो दुख भरी न होकर सुंदर और सुकुमार अधिक होती है। एक बात जरूर थी, जब कभी वह उदास होता तो जाने क्यों वह हमेशा सोचने लगता था कि इसके जीवन में जो कुछ हो गया है उस पर उसे गर्व करना चाहिए, जैसे वह अपनी उदासी को अपने गर्व से मिटा देने का प्रयास करता था। लेकिन इस वक्त एक बात रह रह कर उभर आती थी उसके मन में, सुधा ने खत क्यों नहीं लिखा? पानी बिल्कुल बंद हो गया था। पश्चिम के 2 बादल महज खुल गए थे और पके जामुन के रंग के एक बहुत बड़े बादल के पीछे डूबते हुए सूरज की उदास किरणें झांक रही थी। इधर की ओर एक इंद्रधनुष खिल गया था, जो मोटर गैरेज की छत से ऊपर उठकर यूकेलिप्टस की लंबी शाखों पर उलझ गया था। इतने में छाता लगाए पोस्टमैन आया। उसने पोर्टिको में अपने जूतों में लगी कीचड़ झाड़ी, पैर पटके और किरमिच के झोले से खत निकाले और सीढ़ी पर फैला दिए। उसमें से ढूंढकर 3 लिफाफे निकाले और चंदर को दे दिए। चंदर ने लपक कर लिफाफे ले लिए। पहला लिफाफा बुआ का था, बिनती के नाम। दूसरा था ओरिएंटल इंश्योरेंस का लिफाफा, डॉक्टर साहब के नाम। और तीसरा एक सुंदर सा नीला लिफाफा, यह सुधा का होगा। पोस्टमैन जा चुका था। उसने इतने प्यार से लिफाफे को चूमा जितने प्यार से डूबता हुआ सूरज नीली घटाओं को चूम रहा था। पगली कहीं की, परेशान कर डालती है। यहाँ थी तो वही आदत, वहाँ है तो भी वही आदत, चंदर ने मन में कहा और लिफाफा खोल डाला। लिफाफा पम्मी का था, मंसूरी से आया था। उसने झल्लाकर लिफाफा फेंक दिया। सुधा कितनी लापरवाह है, वह जानती है कि चंदर को यहाँ कैसा लग रहा होगा। बिनती ने बता दिया होगा, फिर भी वही लापरवाही। थोड़ी देर बाद उसने पम्मी का खत पढ़ा। छोटा सा खत था। पम्मी अभी मंसूरी में ही है, अक्टूबर तक आएगी। लगभग सभी यात्री जा चुके हैं, लेकिन उसे पहाड़ों की बरसात बहुत अच्छी लग रही है। बर्टी इलाहाबाद चला गया है। उसके साथ वहां से एक पहाड़ी ईसाई लड़की भी गई है। बर्टी कहता है कि वह उसके साथ शादी करेगा। बर्टी अब बहुत स्वस्थ है। चंदर चाहे तो जाकर बर्टी से मिल ले। सुधा के खत न आने से चंदर के मन में बहुत बेचैनी थी। उसे ठीक से मालूम नहीं हो पा रहा था कि ये लोग कहाँ हैं। बर्टी के आने की खबर मिलने पर उसे संतोष हुआ। चलो एक दिन बर्टी से ही मिल आएंगे, अब देखे कैसे हैं वह। तीसरे या चौथे दिन अकस्मात जब पानी बंद था तो वह कार लेकर बर्टी के यहाँ गया। बरसात में इलाहाबाद की सिविल लाइंस का सौंदर्य और भी निखर जाता है। रूखे रूखे फुटपाथों पर और मैदानों पर घास जम जाती है। बंगले की उजाड़ चारदीवारियां तक हरी भरी हो जाती हैं। लंबे और घने पेड़ और झाड़ियां निखर कर धुल कर हरे मखमली रंग की हो जाती हैं और कोलतार की सड़कों पर थोड़ी थोड़ी पानी की चादर सी लहरा उठती है, जिसमें पेड़ों की हरी छायाएं बिछ जाती हैं। बंगले में पली हुई बत्तखों के दल सड़क पर चलती हुई मोटरों को रोक लेते हैं और हर बंगले में से रेडियो या ग्रामोफोन के संगीत की लहर मचलती हुई वातावरण पर छा जाती है। कॉलेज से लौटकर एक प्याला चाय पीकर और कार लेकर चंदर बर्टी के यहाँ चल दिया। वह बहुत दिन बाद बर्टी को देखने जा रहा है। जिन व्यक्तियों को उसने अपने जीवन में देखा था, बर्टी शायद उन सब में निराला था, अद्भुत था। लेकिन कितना अभागा था। नहीं, अभागा नहीं, कमजोर था बर्टी। और वही क्या कमजोर था, यह सारी दुनिया कितनी कमजोर है। बर्टी का बंगला आ गया था। वह उतरकर अंदर गया। बाहर कोई नहीं था। बरामदे में एक पिंजरा टंगा हुआ था, जिसमें एक बहुत छोटा तोते का बच्चा था। चंदर भीतर जाने में हिचक रहा था, क्योंकि एक तो पम्मी नहीं थी और दूसरे कोई और लड़की भी बर्टी के साथ यहाँ आई थी, बर्टी की भावी पत्नी। चंदर ने आवाज दी। अंदर कोई बहुत भारी पुरुष स्वर में एक साधारण गीत गा रहा था।
चंदर ने फिर आवाज दी। बर्टी बाहर आया। चंदर उसे देखकर दंग रह गया। बर्टी का चेहरा भर गया था, जवानी लौट आई थी। पीलेपन की वजह चेहरे पर खून दौड़ गया था, सीना उभर आया था। वह खाकी रंग का कोट, बहुत बड़ा खाकी हैट, खाकी ब्रीचेज, शिकारी बूट पहने हुए था और कंधे पर बंदूक लटक रही थी। वह आया ड्राइंग रूम के दरवाजे पर पीठ झुकाकर, एक हाथ से बंदूक पकड़कर और एक हाथ आंखों के आगे रखकर उसने इस तरह देखा जैसे वह शिकार ढूंढ रहा हो। चंदर के प्राण सूख गए। उसने मन ही मन सोचा, पहली बार तो वह कुश्ती में बर्टी से जीत गया था, लेकिन अब की बार जीतना मुश्किल है। कहाँ बेकार फंसाया कर। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, यह मैं हूँ मिस्टर बर्टी, चंद्र कपूर, पम्मी का मित्र। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। बर्टी तनकर खड़ा हो गया और हंसकर बोला, मैं आपको भूला नहीं। मैं तो आपको यह दिखला रहा था कि मैं पागल नहीं हूँ, शिकारी हो गया हूँ। और उसने चंदर के कंधे पकड़कर इतना जोर से झकझोर दिया कि चंदर की पसलियां चरमरा उठी। आओ, उसने चंदर के कंधे दबाकर बरामदे की ही कूच पर बैठा दिया और सामने कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, मैं तुम्हें अंदर ले चलता, लेकिन अंदर जैनी है और मेरा एक मित्र, दोनों बातें कर रहे हैं। आज जैनी की सालगिरह है। तुम जैनी को जानते हो ना? वह तराई के कस्बे में रहती थी, मुझे मिल गई। बहुत खराब औरत है। मैं तंदुरुस्त हो गया हूँ ना? बहुत। मुझे ताज्जुब है कि तंदुरुस्ती के लिए तुमने क्या किया 3 महीने तक। नफरत मिस्टर कपूर, औरतों से नफरत। इससे ज्यादा अच्छा टॉनिक तंदुरुस्ती के लिए कोई नहीं है। लेकिन तुम तो शादी करने जा रहे हो, लड़की ले आए हो वहीं से। गुनाहों का देवता आज यहीं तक। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।